क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कल का सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस और सबसे गुप्त फाइटर जेट कौन सा होगा? कौन सा देश दुनिया की एयर स्पेस डोमिनेशन में राज करेगी और उस ताकतवर एयरफोर्स की कमान किसके पास होगी? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारत को दुनिया के सबसे एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। जी हाँ, यूके, इटली और जापान मिलकर जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम बना रहे थे, उसमें अब भारत की औपचारिक एंट्री हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोग्राम में शामिल होने की बात नहीं है, ये एक ऐलान है दुनिया को ये बताने का कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी से पीछे नहीं है। ये एक संदेश है चीन को, जो पहले ही अपने 6th जनरेशन टेलस प्रोग्राम पर काम कर चुका है, और ये एक बड़ा जवाब है उन सभी को जो भारत की क्षमताओं को कभी कम आंकते थे। अब जरा पीछे चलते हैं। 2022 का साल था जब यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए थे। उस दौरे में उन्होंने भारत को इस 6th जनरेशन जेट प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया था। उस वक्त भारत ने कुछ नहीं कहा, शायद वक्त का इंतजार था, और वो वक्त अब आ गया है। अब जब यूके और इटली ने फिर से भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, तो भारत ने इस बार चुप्पी नहीं साधी। भारत ने जवाब दिया, दमदार जवाब। भारत ने न सिर्फ दिलचस्पी दिखाई बल्कि जापानी सरकार को भी ऑफिशियली अप्रोच कर दिया, ताकि इस प्रोजेक्ट में भारत की भूमिका को लेकर आप बातचीत शुरू हो सके। और जब भारत जैसे देश किसी प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं लाता, वो लाता है अनुभव, स्केल, सपोर्ट और सबसे बड़ी बात, रणनीतिक गहराई। अब सवाल ये उठता है कि यूके, इटली और जापान ने भारत को क्यों इन्वाइट किया? पहला कारण है पैसों की जरूरत। यह प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। 2035 तक एक पूरी फ्लीट तैयार करना जो 6th जनरेशन की सभी तकनीकी खूबियों से लैस हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक वेपन्स, स्टील्थ बियॉन्ड इमेजिनेशन, ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन कंट्रोल जैसी चीजें। इसमें खर्च आएगा बिलियनों डॉलर का, और कोई भी देश अकेले इसे फंड नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा कारण और भी ज्यादा अहम है, जियोपॉलिटिक्स। इंडो पैसिफिक में भारत की मौजूदगी, उसकी सैन्य ताकत और उसकी कूटनीतिक पकड़ ने पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि चीन को काउंटर करना है तो भारत को साथ लेना ही होगा। यूएस, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, सबको ये बात समझ आ चुकी है, और इसलिए यूके और इटली चाहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। अब थोड़ा इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। इस फाइटर जेट प्रोग्राम को कहा जा रहा है GCAP, यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फ्यूचर वॉरफेयर को डिफाइन करेगा। जापान की ओर से इसमें हिस्सा ले रही है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, इटली की ओर से लेनांडारो और ब्रिटेन की ओर से BAE सिस्टम्स। इन तीनों ने मिलकर इस प्रोग्राम की नींव रखी थी। लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ कि केवल ये 3 देश मिलकर इसे नहीं संभाल सकते, न तकनीकी स्तर पर, न ही फाइनेंशियली और न ही रणनीतिक स्तर से, और इसी वजह से भारत का नाम सामने आया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जापान का विरोध। जी हाँ, जापान ने भारत की एंट्री पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं, और उन्हें डर है कि अगर भारत को इस प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी दी गई तो कहीं ये रूस तक न पहुंच जाए। जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ तक कह दिया, दिस विल ओनली लीड टू अवर टेक्नोलॉजी बीइंग स्टोलन, यानी साफ तौर पर संदेश जताया गया। पर क्या ये डर जायज है? बिल्कुल नहीं। भारत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लेकर कभी गैर जिम्मेदार नहीं रहा है, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम हो या एनर्जी या किसी भी टेक शेयरिंग फ्रेमवर्क की बात हो। भारत ने हमेशा अनुशासन दिखाया है, और अगर टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर कोई शर्तें होती है तो भारत उन्हें मानेगा। भारत को किसी भी देश की टेक्नोलॉजी चुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत खुद दुनिया के लिए टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन चुका है। चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे LCA तेजस हो, या हाल ही में बना C295 एयरक्राफ्ट प्लांट हो। और अब बात करते हैं इस फैसले से भारत को होने वाले फायदों की। सबसे पहला फायदा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यूके ने पहले ही कहा है कि भारत को न सिर्फ टेक्नोलॉजी मिलेगी बल्कि एक्सपोर्ट राइट्स भी मिलेंगे, यानी भारत इस जेट के पार्ट्स या पूरे जेट्स को भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। दूसरा फायदा, भारत को 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर सीधे काम करने का अवसर मिलेगा। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आज केवल अमेरिका या चीन जैसे देशों के पास है। तीसरा, भारत अपने प्रोजेक्ट जैसे AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इससे भी नई गति मिलेगी। जो टेक्नोलॉजी वहां लगेगी अब पहले से ही भारत के पास होगी। चौथा और सबसे बड़ा फायदा, भारत की इंडो पैसिफिक में ताकत। जिस क्षेत्र में चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है, वहां अब भारत की मौजूदगी और ज्यादा मजबूत होगी, और इस सबका असर सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारत की डिप्लोमेसी, उसकी ग्लोबल पॉलिटिक्स में साख और उसके रक्षा निर्यात को भी नई ऊंचाइयां मिलेगी। तो दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। भारत अब सिर्फ
सिर्फ फॉलोवर नहीं एक ग्लोबल लीडर बन रहा है, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में। जापान को भी ये बात समझनी होगी कि अगर उसे चीन से लड़ना है तो भारत उसके साथ खड़ा सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है, बशर्ते वो भरोसा दिखाए। भारत की एंट्री अब हो चुकी है, अब देखना यह है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा। क्या जापान भारत पर भरोसा करेगा? क्या भारत को वो सभी अधिकार मिलेंगे जिसका वादा किया गया है? और सबसे अहम, क्या अब भारत अपनी AMCA जैसी परियोजनाओं में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा? आपके क्या विचार हैं इस ऐतिहासिक फैसले पर? क्या भारत को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहिए था और क्या जापान का डर वाजिब है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। अगर देशभक्ति दिल से धड़कती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।